पिछले कई दिनों से बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तमाम तस्वीरों के बीच राज्य में कोरोना का संक्रमण काबू में होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मौत का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 107 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसमें बिहार शरीफ के एसडीएम संजय कुमार सिंह भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 4002 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 4549 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6,76,000 से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं। वैक्सीन की कमी के बीच जहां कई राज्य दूसरे देशों से इसे खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की बात कर रहे हैं, वहीं बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि वो वैक्सीन के लिए कोई ग्लोबल टेंडर नहीं निकालने जा रही। बिहार सरकार के मुताबिक राज्य में अब तक 98 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने। मंगल जी, एक कहा जा रहा है कि केसेस कम आ रही हैं, लेकिन बिहार सरकार जो ग्रामीण इलाकों में जो केसेस बढ़े हैं या केसेज हैं वो कहीं ना कहीं कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। नहीं, देखिए, बिहार में प्रतिदिन लगभग 1,40,000 1,30,000 की जांच हो रही है और पूरे जांच को यदि आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे तो बिहार तीसरे स्थान पे, हम आबादी के हिसाब से भी तीसरे स्थान पे। आपका आरटीपीसीआर अभी भी 30% है, उसका 30 नहीं 40% के आसपास 2,84,00,000 करीब जांच हुआ है। और विभिन्न राज्यों के भी आंकड़े को देखेंगे तो स्पष्टता आएगी। और अभी आईसीएमआर का गाइडलाइन भी आया, जब ये सेकेंड वेव आया तो जांच को बढ़ाने की आवश्यकता थी और विभिन्न जगहों पर जांच को बढ़ाने की आवश्यकता थी, विभिन्न चौक चौराहे, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसे सब जगहों पर। तो ये आईसीएमआर से सुझाव आया कि एंटीजन टेस्ट को बढ़ाया जाए, तो हम लोगों ने भी एंटीजन टेस्ट को बढ़ा दिया। तो इतनी जांच करने के बाद जो आंकड़े आ रहे हैं वो सबके सामने हैं। और आज राज्य की स्थिति यह है कि एक्टिव केस के मामले में हम देश में 16वें स्थान पे हैं। लेकिन बहुत सारे जगह वेंटिलेटर तो आपका अनपैक भी नहीं हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर इसमें स्कीम में भेजा गया था। नहीं, जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो पीएमओ से आया था, उन वेंटिलेटरों की संख्या 580 के करीब है और उसमें से लगभग 500 वेंटिलेटर विभिन्न मरीजों के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों के मरीजों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। अनयूज क्यों? नहीं, मैंने कहा 580 करीब वेंटिलेटर्स है, जो 580 नहीं, इसके अलावा भी मेरे पहले से वो यूज्ड है। प्राइवेट हॉस्पिटल को इसलिए दिया कि मशीन हम रखे और मशीन का उपयोग किसी का जीवन बचाने में नहीं हो, ये तो उचित नहीं है। यदि मशीन से किसी की जीवन बचती है तो आज सरकार की यह प्राथमिकता है कि हम लोगों का जान बचाएं। लेकिन वही जब आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया तब ना उसका यूज नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल को तो 40-50 दिए होंगे केवल, बाकी हमारे सिस्टम में यूज। वैक्सीन की किल्लत क्यों है? क्यों वैक्सीन के लिए सारे स्टेट्स ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, आप उससे बच रहे हैं? ऐसा क्या है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है आपका? नहीं, देखिए, अभी तक करीब 1,01,00,000 वैक्सीन हमको मिला है और उसमें से लगभग 95 लाख वैक्सीन दिया जा चुका है। तो स्वाभाविक है, जैसा वैक्सीन मिलेगा उतना हम उपयोग करेंगे। आपको ग्लोबल टेंडर करने की जरूरत है? नहीं, आप ग्लोबल टेंडर के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए कि यदि किसी ने प्रयास किया है तो क्या परिणाम आए। यानी कि आपको लगता है इसका कोई फायदा है? मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप पता कीजिए यदि किसी ने प्रयास किया तो उसके परिणाम क्या है। धन्यवाद। तो ये है हमारी वैक्सीन की नीति, जहां ग्लोबल टेंडर को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं और कोरोना संकट शहरों से निकलकर अब कस्बों और गांवों तक फैल चुका है, जहां की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही सीमित हैं। हम आपको दिल्ली के आसपास के गांवों के हालात लगातार दिखा रहे हैं। आज ग्रेटर नोएडा के ऐसे ही कुछ गांवों का हाल देखते हैं। ऊंची उगी झाड़ियों के बीच यह है ग्रेटर नोएडा के दादूपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र। एक कमरे में ताला लगा है और बाकी दरवाजे खुले हैं। साफ सफाई की बात ही क्या करें, किसी भी कमरे में कुर्सी, टेबल या दवा नहीं दिख रही। ऐसे में नर्स और डॉक्टरों को उम्मीद करना भी बेकार है। गांव वालों के मुताबिक 10 साल पहले अस्पताल की इमारत बनी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र कभी खुल ही नहीं पाया।
4-6 डॉक्टर जो गांव में हैं, पूरा गांव और हमारा एक ग्राम पंचायत का माजरा पवारी, वो पूरा गांव वासी जो झोला छाप डॉक्टरों पर ही निर्भर हैं। 10,000 की आबादी के लिए बना यह स्वास्थ्य केंद्र 10 साल में ठीक से खुल ही नहीं पाया। तबीयत खराब होती है लोगों को तो 8 किलोमीटर दूर दनकौर जाना पड़ता है। इस बीच ताजा कोविड महामारी में गांव के करीब 4 लोगों की मौत हो गई। दादूपुर गांव के सनी के बड़े भाई की कोरोना से मौत हो गई। भाई की शायद जान बच जाती, अगर यहाँ पे डॉक्टर होते तो फर्स्ट एड मिलता, उपचार मिलता तो हो सकता है हमें भागना भी नहीं पड़ता जैसे दिक्कत हुई थी। ग्रेटर नोएडा के ही जॉन चना गांव के प्राथमिक केंद्र भी बीमार है। यहाँ तो आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र का बोर्ड भी लगा है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1960 में बना था। गांव वालों का कहना है कि पिछले 1 साल से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। पिछले 18 दिनों से तो गेट भी नहीं खुला। खंडर होती इमारत के अंदर इलाज से जुड़ा हुआ जो थोड़ा बहुत साजो सामान है वह भी धूल खा रहा है। कागजों में सर सब चल रहा है इसमें। कागजों में इसमें एम्बुलेंस भी है, बेड भी, इस बेड का हॉस्पिटल भी है। कागजों में तो सारी व्यवस्था है, लेकिन पटल पे कुछ नहीं है। 14-15 गाँव है जी यहाँ जो जाके ऊपर निर्भर है, और आज यहाँ कुछ भी ना। ग्रेटर नोएडा के 5,000 की आबादी वाले गांव भट्टा परसौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी यही है। 2011 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन से ये गांव चर्चा में आया। यहां के आसपास के 5 गांवों के लिए 2006 में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना। 2011 में आंदोलन के दौरान इसका ताला कुछ महीने के लिए खुला भी, लेकिन फिर बंद हो गया। सन 2010 से देख रहे हैं कोई डॉक्टर नहीं आता। कभी कभार नर्स आती हैं, वो भी ड्रॉप के लिए, बालकन की ड्रॉप आंगनवाड़ी से, वो भी करके अपना काम करके चली जाती हैं। खंडर होती इमारतों में न दवा, न उपकरण और न ही स्वास्थ्य कर्मी। यह हाल है दिल्ली के आसपास बहुमंजिला इमारतों के लिए अपने खेत जमीन गंवाने वाले गांव का। दूर के गांवों का हाल खुद ही सोच लीजिए। गांव-गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बदहाल स्थिति में हैं और अधिकतर सभी बंद हैं और लंबे समय से बंद हैं। ये सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। साफ है जब तक गांव में बने इन स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बेहतर नहीं होगी तब तक देश कोरोना से मुकम्मल तौर पर मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है गांव में कोरोना से मुकाबला करना है, उसको हराना है तो सबसे पहले इन स्वास्थ्य केंद्रों की हालत दुरुस्त की जाए। ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसौल गांव से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। लगभग सभी गांवों का यही हाल है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हैं, लेकिन भारत फिर भी गांव का देश है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में वैक्सीन लगने के डर से कई गांव वाले सरयू नदी में कूद गए। ये देख स्वास्थ्य विभाग की टीम के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने लोगों को समझाया और बाहर आने को कहा, लेकिन गांव वाले नहीं माने। इसके बाद लोगों को समझाने के लिए उप जिलाधिकारी को आना पड़ा। 1500 की आबादी वाले इस सिसोड़ा गांव में 18 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा सके। कोई किस तरह से भगदम आती थी? भगदम का अपने बच्चे को लेके भाग रहे थे आदमी डर के मारे। हाँ। बस क्यों बच्चों को क्यों भाग रहे? क्योंकि हमारे पास तमाम तरह के आदमी तमाम तरह के बताने वाले थे कि कोई बच्चे को लगाता है पकड़ के, कोई किसी तरह बताता है, इसलिए सब आदमी डर के अपने घर में भागते थे इधर। तो इससे डर क्या है? डर बहुत लोग का है, तो कुछ में जहर की सुई लगती है, ये लगता है वो लगता है, तो बहुत लोग भाग भाग के नदी के किनारे आदमी पहुंच जाते हैं। अच्छा, जहर की सुई लगती है। तो गांव में जब आए आदमी बुलाने के लिए तो डर के मारे आदमी भागना शुरू कर दिया, तो भाग के नदी की तरफ चले गए सब लोग। तो नदी की तरफ गए तो उसके बाद में कोई मिला भी नहीं, तो उसके बाद में तहसीलदार और SDM ये लोग आए। लोगों को ये डर है कि ये कोविड का जो टीका लग रहा है तो इससे मौत हो जाती है। इस बात को लेकर वो लोग डरते हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना जांच और ड्यूटी के लिए घर से बाहर निकले एक युवक की पिटाई करने वाले सूरजपुर के कलेक्टर को छत्तीसगढ़ सरकार ने हटा दिया है। रणवीर शर्मा ने दवा लेने के लिए बाहर निकले एक युवक की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसका फोन भी छीनकर तोड़ दिया।
आईएएस एसोसिएशन ने भी आईएएस रणबीर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि ये सर्विस की सभ्यता और मूलभूत समझ के खिलाफ है। लॉकडाउन में सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा दलबल लेकर सड़क पर निकले। सड़क पर दिख रहे लोगों को रोका, किसी को डपटा, किसी को लपटा। इस लड़के पर खासे खफा हुए। पहले तो लड़के का फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया, फिर खुद थप्पड़ जड़ा, पुलिस से भी लाठियां पड़वाई। बवाल हुआ तो कलेक्टर साहब ने रात में माफी मांग ली। मेरा और हमारे पूरे सरकारी अमले का, जिला सूरजपुर के ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अमले का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों को इस आपदा से बचाएं। मेरा कतई ये आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। उन्होंने बदतमीज़ी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। लेकिन सरकार नहीं मानी। सुबह होते ही तबादला कर दिया। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध हूं। मैं नवयुवक व उनके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं। कलेक्टर की हरकत पर आईएएस एसोसिएशन ने भी ट्वीट कर खेद जताया। लिखा, आईएएस एसोसिएशन सूरजपुर छत्तीसगढ़ के कलेक्टर के व्यवहार की कड़ी आलोचना करता है। ये अस्वीकार्य है और सर्विस सभ्यता की मूलभूत समझ के खिलाफ है। सिविल सर्वेंट्स को सोसाइटी के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, खासकर इस मुश्किल समय में। सरकार ने पीड़ित को नया मोबाइल फोन देने के निर्देश भी दिए। ये मेरे को मोबाइल मिल गया है ना? ठीक। क्या आप कार्रवाई संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं। प्रशासन एकदम जो भी फैसला लिया है ना, एकदम सही लिया और मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मेरे को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। वैसे कलेक्टर साहब इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। साल 2014 में रणबीर शर्मा ने जंगली भालू को गोली मरवा दी। तब वो पेंड्रा मरवाही इलाके में एसडीएम थे। आईएएस बनने के 3 साल बाद ही भानु प्रतापपुर में बतौर एसडीएम भी वो 10,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए। अब लोगों की मांग है सूरजपुर में ही लोगों को पीटने वाले एसडीएम और पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। लॉकडाउन के दौरान कोरोना जांच और ड्यूटी के लिए घर से बाहर निकले लोगों की पिटाई करने वाले कलेक्टर साहब की सरकार ने छुट्टी तो कर दी, लेकिन अब देखना होगा कि एसडीएम साहब पर सरकार कार्रवाई कब करेगी। सूरजपुर से उपेंद्र के साथ रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर इंदौर में नगर निगम के कर्मचारियों पर फल बेचने वालों ने परेशान करने के आरोप लगाए हैं। फल वालों का कहना है कि कभी फल मुफ्त में ले जाते हैं तो कभी तराजू उठाकर ले जाते हैं। इससे नाराज होकर एक फल वाले ने सारा फल सड़क पर ही फेंक दिया। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने आकर फल वालों की मदद की। देश में स्वच्छ शहर है। जी हाँ, इंदौर को देश में स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल है, लेकिन इंदौर नगर निगम की दादागिरी भी जो है देश में प्रसिद्ध हो गई है। लगातार जो है हम ये कहें कि ठेले वालों पर जो है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जिस तरह से हम ये कहें कि उनके ठेलों को पलटा दिया जाता है, कई बार उनके जो है तराजू बाट जो है जब्त कर लिए जाते हैं। अभी पिछले दिनों जो है इंदौर के ही मूसाखेड़ी चौराहे पर ये रोहित आम जो बेचकर अपना रोजी रोटी कमाता था इस लॉकडाउन के दौरान, हालांकि सब्जी वालों को परमिशन भी है, उसके ठेले को पलटा दिया गया था। हम रोहित से ही बात करते हैं, क्या हुआ था रोहित? सर, रोज के रोज वो कांटा ले जाते थे, परेशान करते थे। उस दिन मेरा गला भी पकड़ा, मुझे मारने के लिए दौड़े गली में। तो दूसरे दिन पुलिस वाले आए, 2 स्टार, और वो बोले इस पर 188 का मुकदमा दायर करो, ये बहुत वीडियो करवा रहा है। और मेरे पास तो खुद के पास टच वाला मोबाइल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। सर, तो आपने क्यों अपना ठेला खुद ही फेंक दिया था, आम फेंक दिया था? सर, रोज के रोज ले जाएंगे और रोज के रोज परेशान करेंगे तो इंसान को गुस्सा नहीं आएगा? रोजी रोटी के 200-300 रुपये मिलते हैं, हम जैसे तैसे कमाते हैं, घर का जैसे तैसे गुजारा चलता है हमारा। कौन है घर में आपके और किस तरह से जो है परेशानी होती है? मेरी मम्मी पापा और मेरे 2 बच्चे और मिसेस है। अच्छा, ये ठेला जो पलटने के बाद फिर क्या हुआ? जो वायरल हुआ वीडियो, तो कौन मदद करने आया और अभी क्या स्थिति है? मेरे को आकाश विजयवर्गीय जी है जो विधायक साहब, उन्होंने उनके नेतृत्व में उन्होंने मेरे को भेजे
और मेरा फिर वापस से कामकाज चालू कराया। कितने रुपए की मदद? 21,000 रुपये की। तो ये जो विधायक जो है इंदौर के भाजपा के आकाश विजयवर्गीय, उनकी मदद के बाद ये फिर से जो है ठेला अपना चला पा रहा है रोहित, और वापस से अपना कारोबार शुरू कर पा रहा है। हम यही कहेंगे कि इंदौर नगर निगम बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखे, लेकिन आदमी के जो है पेट का भी ध्यान नगर निगम को रखना पड़ेगा। इंदौर से सहयोगी शहजाद के साथ में शमीर खान।